हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज़ एक्चुअली रिटेन्ड अर्निंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो अब रिटेन्ड अर्निंग का हम सिंपल मीनिंग जानते हैं। अगर आपको इसके नाम से पता नहीं चल रहा होगा अभी, क्योंकि ये थोड़ा न्यू है, ठीक है। तो न्यू है तो उसको समझने के लिए ना हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिजनेस है, समझ लो ये ठेका है। ठेका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठेका मतलब ना छोटी सी शॉप है, ठीक है। एक कपड़ों की दुकान है, क्लोथ शॉप है, ठीक है। और इसकी मालिक का नाम है मिंकू। ये मिंकू बढ़िया धंधा चला रहा है, इसको बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। इसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें क्या किया, इसने अपने घर में उसने कहा, ठीक है, ये इसका घर है। इसने कहा कि इस घर के खर्चे के लिए उसने से 1 लाख रुपए में से उसने क्या किया, उसने 50,000 रुपये निकाल लिए। उसने 50% ऑफ द अमाउंट जो है वो निकाल लिया। और उसने कहा मैं 50,000 रुपये घर के यूज़ के लिए रखूँगा, क्योंकि हम बिज़नेस किस लिए करते हैं, ताकि हम घर को चला सकें ना। तो एट द एंड उसने कहा कि मैं 1 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 अपने घर के खर्चों के लिए निकाल रहा हूँ। घर के खर्चे इतने ही होते, ठीक है, 50,000 महीने का खर्चा। अब उसने 50,000 निकाल लिए, तो अब इसमें से कितना बचा, 1 लाख माइनस 50,000। तो 50,000 तो रह गया ना, 50,000 तो रह गया ना। अब वो इसका क्या करेगा, उसने कहा मैं इस पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करूँगा। मैं इससे और स्टॉक खरीदूँगा, मैं लेबर ज़्यादा लगाऊँगा, मैं कंडीशन अच्छी करूँगा, मैं अपने नए फिक्स एसेट्स खरीदूँगा, टेबल चेयर खरीदूँगा लोगों के लिए, ठीक है। मैं ये सारा पैसा जो 50,000 मेरा बच गया, उसे मैं अपने बिज़नेस में वापस लगाऊंगा। अब इस पैसे को उसने अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट किया और ये सारा उसने सामान खरीदा। अब इस पैसे ने उसने री इन्वेस्ट किया, इससे उसने कुछ खरीदा, इसने अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इसने क्या किया, ये फिक्स्ड कैपिटल, तो हम इसे ये तो नहीं कह सकते कि इसने किसी और से लिया, ये तो इसके बिजनेस का ही था, इसने ही कमाया था। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसने खुद की कैपिटल इन्वेस्ट करी, इसका तो नहीं था, बिजनेस का था। तो हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। जो पैसा हमने री इन्वेस्ट किया है, जो कि हमने बिजनेस से ही कमाया है और उसे हमने फ्यूचर यूज़ के लिए रख लिया कि हम उससे नया स्टॉक खरीदेंगे, नई लेबर खरीदेंगे, अच्छी कंडीशन करेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। और अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन की बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग को हम डेफिनेशन लिखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग is the amount and that refers to that amount of profits which is kept reserved for use in the future, ठीक है। और इसे हम, इसके ना घर के बहुत सारे नाम है। तो रिटेन अर्निंग को अगर कहीं लिखा हो कि रिटेन अर्निंग के साथ अगर हम बात करें तो इसे हम सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं। इसे हम एक और नाम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग। और एक परदादों का नाम जिसे हम बहुत लोग जानते ही नहीं है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये 3 नाम इसके एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ये कभी भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो 1 नंबर तो आपका बन ही जाएगा कहीं ना कहीं। तब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो लेट्स कंटिन्यू। तो इसके 4 फीचर के पॉइंट हैं, जो कि है लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस। तो रिटेन अर्निंग लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस है, क्योंकि हम जितना पैसा बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस हमें उतना ही पैसा देगा। रिस्क तो होता है, लेकिन रिस्क कम है। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली वो बिक जाएगा और हमें ज़्यादा फाइनेंस होगा, तो हम वापस ही उसे री इन्वेस्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रिटेन अर्निंग एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि वो चलता रहेगा। नेक्स्ट इज नो कंट्रोल डायल्यूशन। तो रिटेन अर्निंग में तो पैसा आप ही री इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको किसी को कंट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर मिंटू ने अपने बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि बिजनेस से ही कमाया गया है, तो उसे वो कंट्रोल किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो नो कंट्रोल डायल्यूशन है।
नेक्स्ट इज लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट का मतलब है कि फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं तो इसको इश्यू करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग को वापस पैसे लगाने में कोई हमें पैसा थोड़ी चाहिए। नेक्स्ट इज सूटेबल फॉर एक्सपेंशन। जितनी ज़्यादा रिटेन अर्निंग होगी उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, और आपको इसके लिए किसी को रीपे भी नहीं करना, ना आपको किसी का इंटरेस्ट देना है, ना किसी को डिविडेंड देना है। तो एक्सपेंशन के लिए परफेक्ट सोर्स ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि आपको किसी को नहीं देना वो वापस पैसा, आपका पैसा है, आपने बिजनेस में लगाया है और आपको ही वो पैसा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन के लिए भी बहुत सूटेबल सोर्स है। हम नेक्स्ट बात करेंगे मेरिट्स की। अब कुछ मेरिट्स की बात करें तो फर्स्ट मेरिट्स इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मैंने आपको बताया कि कोई लीगल वर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट देना है, ना डिविडेंड देना है, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट इज इन्हांसेस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट रिटेन करोगे आप उतनी रिटेन अर्निंग होगी आपकी। तो क्या कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, अगर प्रॉफिट का रेट ज़्यादा है तो रिटेन अर्निंग भी तो ज़्यादा ही होगी ना, और रिटेन अर्निंग ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो कंपनी के प्राइस ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज शॉक्स इन बिजनेस। अब कहोगे शॉक्स क्या, इलेक्ट्रिक शॉक? नहीं, बिजनेस में शॉक्स वो होते हैं जब हमें लॉस हो जाता है। तो जब हमें लॉस होने लगता है तब हमें सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करती है, रिटेन अर्निंग। जो पैसा हमने बचा रखा है, हमने कहा कि हम आगे यूज़ करेंगे, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों फाइनेंस है परमानेंट सोर्स? क्योंकि क्या होता है कि हम क्यों कह सकते हैं कि परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, हमें वापस पैसा नहीं चाहिए वो। ठीक है, बस हमें ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए चाहिए, तो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑन ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम उसकी वजह से हम इंटरनल जो जनरेशन है वो ऑपरेशनल फ्रीडम भी देता है, और हमें लाइबिलिटी भी नहीं है हमारी कोई कि हमें पैसा देना है, तो हम ऑपरेशंस आराम से अपने कर सकते हैं। हमें कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर, हमें कोई बोझ नहीं है कि हमें ये पैसा किसी को लौटाना है, क्योंकि हमारा अपना ही पैसा है। नेक्स्ट इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि हमें कंट्रोल देने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा एक उसमें भी था, फीचर भी था, ये मेरिट्स भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। तो अब हम डीमेरिट्स की बात करें तो सिर्फ डीमेरिट है, छोटे छोटे 3 मेरिट है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। और सर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, ये अनसर्टेन है, क्योंकि क्या है कि अगर हमें रिटेन अर्निंग कहाँ से आ रही है, रिटेन अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, रिटेन अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, प्रॉफिट है। अल्टीमेटली अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो रिटेन अर्निंग कहाँ से होगी, रिटेन अर्निंग की भी नहीं है। तो ये अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि अगर हमें रिटेन अर्निंग बनानी है तो प्रॉफिट चाहिए। नेक्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है कि हायर रिटेन अर्निंग जो होती है ना वो लोअर डिविडेंड्स और डिससैटिस्फैक्शन होती है शेयर होल्डर में। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हम क्या होगा कि अगर हमने क्या किया कि हमने समझ लो 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें हमने 50,000 अगर अपने अपनी रिटेन अर्निंग ही रख ली, ठीक है, हमने रिटेन अर्निंग ही रख ली, तो सिर्फ जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें तो 50,000 ही मिले, तो वो कहेंगे हमें तो कम मिला है। जब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 कहाँ गए, बाकी हमें मिलना चाहिए थे पूरे 1 लाख, हमें तो सिर्फ 50,000 मिले, तो कि हमने कहा कि हमने रिटेन अर्निंग में लिख लिया। तो डिससैटिस्फैक्शन है ना शेयर होल्डर के लिए, उसने कहा मैंने पैसा तो तुम्हारे तब लगाया जब तुम्हें ज़रूरत थी, अब तुम रिटेन अर्निंग के नाम से पैसा ले रहे हो हमसे। नेक्स्ट इज इग्नोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर द कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। तो इसका मतलब ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यही मतलब होता है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो हमारी जो ये होती है रिटेन अर्निंग, ये बेसिकली हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हटा देती, क्योंकि जो बहुत सारी फंड्स होते हैं ना वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते फर्म्स कि हमें कहाँ पे पैसा डालना है, तो ये सब ऑप्टिमल यूज़ ऑफ फंड्स में लेड करती है, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है हटा देती है। क्योंकि अपना पैसा हम जहाँ भी लगाएं तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं होती, दूसरे का पैसा लगाने से ज़्यादा दर्द लगता है, लेकिन अपना पैसा है तो हम कभी कभी गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हम ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं फंड्स का। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर करता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर रिटेन अर्निंग। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम शायद कवर करेंगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। थैंक यू।